हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डेरिवेशन डेराइव की थी फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो एक और लेक्चर है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स हैं, कोई भी दो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। तो छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n इंटू ऑर्बिट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग जो लिखी है वो है कि डेरिवेशन फॉर एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, हम दो ऑर्बिट के बीच के एनर्जी डिफरेंस को यहाँ पर डिटरमाइन करने वाले हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्ज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटम है और कोई भी हाइड्रोजन का एटम है तो उसका ये फर्स्ट शेल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 से, और यह है सेकेंड शेल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, E2 से। हमें E2 और E1 इन दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का अगर फ़र्क मालूम करना है तो कहानी यहाँ से शुरू होगी कि जो डेल्टा E है जो कि दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का फ़र्क है, डेल्टा E जो है ना दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो एनर्जी का डिफरेंस होगा नाउ दैट मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल E2 है और लोअर एनर्जी लेवल E1 है। इन दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी के फ़र्क को मालूम करना है। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया हुआ है, आपको याद होगा, वो था -2 पाई स्क्वायर mz² e⁴ अपॉन n² h²। आज मैं बात कर रहा हूँ इन दो ऑर्बिट की एनर्जीज की, जिसमें एक हायर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल। एक है E2 और एक को रिप्रेजेंट किया हमने E1 से। अगर E2 से रिप्रेजेंट किया है तो फार्मूला सेम रहेगा, बस करना क्या है कि यहाँ पर जो n का फैक्टर है उसके नीचे मैंने लिखा है n2, ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर सकें कि अगर हम सेकंड शेल या किसी हायर एनर्जी लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम रिस्पेक्टिवली n को यूज़ करेंगे। ठीक, अगर लोअर एनर्जी लेवल है उसको सपोज हमने E1 कहा तो बस सेम फार्मूला है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर n2 की जगह पे मैंने क्या लिखा है n1। n2 तब जब E2 की बात कर रहे होंगे, n1 जब हम E1 की बात कर रहे होंगे, और हमें चाहिए एनर्जी का फ़र्क जो कि डेल्टा E है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो फार्मूला है नंबर 1 जो कि इक्वल है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 के, हम E2 की जगह पे E2 की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि ये है, और E1 की जगह पे E1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर mz² e⁴ अपॉन n2² एंड h²। ये है फार्मूला किसका, E2 का। अब E2 और E1 के बीच में साइन माइनस की है तो मैंने यहाँ पर साइन आप देख सकते हैं कौन सी रखी है, माइनस, जबकि E1 की वैल्यू भी माइनस में है तो दोनों साइन इकट्ठी आ जाती हैं। तो मैंने एक वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में ले लिया है और ये फार्मूला है -2 पाई स्क्वायर mz² e⁴ अपॉन n1² h²। n1 क्योंकि E1 की बात कर रहे हैं, n2 हम E2 की बात कर रहे हैं। तो ये है पहला स्टेप। बताओ मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी। अब अगर आप आगे देखें कि अपना जो साइन है माइनस की दोनों, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस आप बेहतर जानते हैं किसकी इक्वल होगा, प्लस। तो आप देखें आगे क्या है। अब आप देखें कि सेम फार्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर mz² e⁴ अपॉन n2² h²। अब चूंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए थे तो मैंने यहाँ पर साइन दे दिया प्लस की, बाकी फार्मूला सेम है 2 पाई स्क्वायर mz² e⁴ अपॉन n1² h²। क्लियर। नेक्स्ट, अब आप देखें कि माइनस का फैक्टर पहले लिखा था, प्लस का फैक्टर बाद में लिखा था, तो सिर्फ इन दोनों फैक्टर को हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। प्लस के फैक्टर को पहले लिख लेते हैं और माइनस के फैक्टर को बाद में लिख लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे फार्मूले को रीअरेंज कर लें तो n1 वाला फैक्टर पहले आ जाएगा, n2 वाला फैक्टर बाद में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप भी कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। अब आप देखिए ये जो फार्मूला हमारे पास आया है, इस फार्मूले में अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ n1 और n2 इन दोनों फैक्टर के अलावा बाकी जितने फैक्टर हैं वो सब कांस्टेंट हैं, इवन कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों में से कॉमन हमने अलग कर लिए, जिनमें से एक है 2 पाई स्क्वायर
एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर। अब जब हमने बाकी सारे कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1, और ये रहा n1 स्क्वायर, साइन माइनस की है और यहाँ पर बचा 1 एक बार फिर, और नीचे बचा क्या, n2 स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला जो रीअरेंज हुआ वो हुआ डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें कि इस फॉर्मूले में ये जो कांस्टेंट है इनमें z हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, एलिमेंट टू एलिमेंट z की वैल्यू तो आप जानते हैं कि वो चेंज होती है, लेकिन अगर हम इस पूरे कांस्टेंट को अलग कर लें जिसमें z को मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं z की वैल्यू 1 होती है, तो 2 पाई स्क्वायर एम ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, ये सारे फैक्टर किसके इक्विवेलेंट है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बात हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इस पूरे फार्मूले में जितने भी कांस्टेंट हैं जिनका रेशियो 13.6 आया है इसको अलग कर लें, बाकी z स्क्वायर की वैल्यू हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 1 रखेंगे, अगर आप किसी और एलिमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो z की वैल्यू को आप जो है वो अल्टर करते जाएंगे डिपेंडिंग कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला आया डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आती है वो है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इस पूरे फार्मूले में ये जो n1 का जो पार्ट है और n2 का जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि n1 जो है ये डिस्कस करता है लोअर एनर्जी लेवल को, और n2 की जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है हाई एनर्जी लेवल को। कि फ़र्ज़ करें कि हमें फर्स्ट और सेकंड शेल की एनर्जी को फ़र्क चाहिए, तो हम n1 की वैल्यू लेंगे 1 और n2 की वैल्यू लेंगे 2। फ़र्ज़ करें हमें थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी का फ़र्क चाहिए, तो n1 की जो वैल्यू है वो लेंगे 3 और n2 की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे 4। तो n1 लोअर एनर्जी लेवल रहेगी और n2 हायर एनर्जी लेवल रहेगी। तो होपफुली ये एक छोटा सा जो लेक्चर था जिसमें हमने सिर्फ 2 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी की डेरिवेशन की बात की है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। हम एक और लेक्चर की तरफ डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो कि इलेक्ट्रॉन के जंप लगाने से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से एमिट होता है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे हमारे फ्यूचर लेक्चर्स में। और एक और डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोन एमिट हुआ है उस फोटोन का वेव नंबर क्या है, फोटोन का वेव नंबर क्या है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।